नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूं शहडोल में और शहडोल का ये इलाका जहां पर अभी बैठे हैं वो है कल्याणपुर। यहाँ पे जो हमारे साथ दो सक्सेस बैठी हैं वो हैं सहजीवन समिति एक यहाँ पे स्टार्ट की गई है और उनके संस्थापक महोदय हैं। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर। मुझे थोड़ा नाम और बेसिक परिचय दीजिए आप। जी, मैं मनीषा माथनकर हूँ। मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में एमएचएससी किया था 93 में और पिछले 25 वर्षों से हम लोग यहाँ शहडोल संभाग में काम कर रहे हैं। अभी हमारा ये सेंटर कल्याणपुर में बना हुआ है, लेकिन मेन फील्ड है हमारा। हम जब भी काम करते हैं तो फील्ड में ही अपना निवास और कार्यालय बनाकर काम करते हैं। और वैसे हमारा कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है सहजीवन समिति का, लेकिन हम लोगों ने तय किया था कि जब तक हम यहाँ पूरा एक प्रयोग नहीं कर लेंगे अंत तक, तब तक हम इस जिले को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, सर भी हमारे साथ है। सर, थोड़ा आप भी अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर गिरिधर माथनकर। मूलतः तो मैं भौतिकी विषय के अध्यापन के काम से जुड़ा हूँ और पहले चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में काम करता था और चित्रकूट से ही इस काम को करने की एक प्रेरणा मिली थी और फिर हम लोग 2001 से यहाँ पे शुरू किए हैं और वहाँ पर जो जॉब था उसको रिजाइन करके हम इस क्षेत्र में 25 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए आपकी आपकी जो समिति है वो मुख्य रूप से किन किन क्षेत्र में काम करे, थोड़ा बताएं आप। हम लोगों ने पानी के क्षेत्र में काम किया। हम्म, दूसरा बड़ा कार्य क्षेत्र हमारा रहा है खाद्य प्रसंस्करण पर। एमपीसीएसटी के पार्टनरशिप में हम लोगों ने 2006 में ये काम चालू किया और ये अभी तक चल रहा है। अच्छा, मतलब केवल दो ही वर्क आपके बेसिक तौर पर आप लोगों ने किया अभी? हाँ, इसमें ही सारी चीजें कवर हो जाती हैं। नहीं, इसके अलावा भी हम लोगों ने काफी जी। गतिविधियां की। हम्म, एक तो हम लोगों ने किया है कि उद्यानिकी विकास में हम्म, बुढ़ार ब्लॉक जो है यहाँ का इस पूरे संभाग का सबसे पिछड़ा ब्लॉक है हम्म, और जहाँ वास्तव में अभी भी लोग जंगल पर निर्भर है। हम्म, तो उस क्षेत्र में लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए जी। बाड़ी परियोजना के साथ नाबार्ड के साथ जुड़कर काम शुरू किया। हम्म, तो इसमें ये था कि किसान अपने जमीन में फलदार पौधे लगाएंगे, हम्म, कुछ अंतर्वर्ती फसल लेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। पानी की बहुत कमी थी, वो ये काम हमने किया। उसमें जिन लोगों ने मन लगा के किया, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आज उसका परिणाम पा रहे हैं। दूसरा, हमने ये काम और ये भी किया कि इस क्षेत्र में ट्यूबरक्लोसिस की समस्या बहुत थी। हम्म, तो लेप्रा सोसाइटी करके विजन इंडिया के तहत काम करती थी। तो उसमें उनको इस प्रकार के पार्टनर्स की ज़रूरत थी जो गांव-गांव में, वस्तुतः क्या है, 15 दिन से ज़्यादा की खांसी यानी टीबी हो सकती है। तो फिर क्या होना चाहिए, तो उनका कफ टेस्ट होना चाहिए। तो गांव-गांव में अपने वॉलेंटियर के माध्यम से उनका कफ सैंपल लेना, है ना? हम्म, गांव में जागरूकता कार्यक्रम करना, है ना? और फिर यदि उसका पॉजिटिव निकला तो उसको गवर्नमेंट के डॉट वाली जो ट्रीटमेंट है उससे जोड़ना और फिर उसको ठीक करके उसके सक्सेस स्टोरी बनाना। ये भी बड़ा चैलेंजिंग काम, ये पूरे उमरिया जिला और शहडोल जिले में किया हमने। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 2014 में अ, एक काम हमने सोलर लैंप के साथ किया, आईआईटी बॉम्बे के साथ। स्टडी लैंप हम्म, स्टडी लैंप असेंबल करना और गांव के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना विद्यालयों के माध्यम से। हम्म, वो निःशुल्क नहीं था, वो 120 रुपए में था, उसकी लागत 550 रुपए थी। ओके। लेकिन आईआईटी ने सीएसआर के तहत अन्य जगहों से फंड जुटा के हम्म, और इसको बड़े पैमाने पे यहाँ पर लोकल लोग उसमें बनाए भी, सीखे भी और बांटे भी। ये बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट था 1 मिलियन सोल प्रोजेक्ट, ओके। है ना? ऑल ओवर इंडिया। 10 लाख जिसमें का से था। 93,000 तो हम उसमें लोगों ने से कवर किया। 93,000 का टारगेट हमने तो यही शेड्यूल डिवीजन पे। डिवीजन अनूपपुर में का नहीं, कोतमा और शहडोल जिला पूरा। 6 ब्लॉक, 5 ब्लॉक शहडोल, 1 ब्लॉक कोतमा, ओके। यहाँ से हमने किया। वो काम काफी सिखाने वाला था प्रबंधन की दृष्टि से। और उस समय तो इतनी अच्छी अच्छी लोगों के उसकी फिल्म भी बनी हमारी कि गांव में तो बिजली रहती नहीं थी, तो ये गांव भर के जितने लैंप एक जगह इकट्ठे होके लोग शादी का कार्यक्रम करते थे, बाजार में कथा का पूरा कार्यक्रम करते मीटिंग। थे। बाजार, सामान्यतः गांव का जो हाट बाजार होता है इवनिंग के वो समय। शाम हाँ, के समय उसमें लगता है। पूरा तो हमारा। उसमें आपको लैंप पे लैंप दिखते थे, है ना? बच्चों की पढ़ने की
गुणवत्ता बदल गई थी, विद्यालयों का वातावरण बदल गया था, और सबसे बड़ी बात कि गांव के युवकों ने उसको असेंबल किया। ब्लॉक लेवल पर इसकी असेंबलिंग यूनिट्स हुआ करती थी और ब्लॉक उसका लेवल पर इसकी मार्केटिंग टीम होती थी। तो इसमें जो था सोलर एनर्जी का लोकलाइजेशन, और ये चेतन सिंह सोलंकी जी जो अभी स्वराज इंडिया एनर्जी फाउंडेशन के माध्यम से 11 साल पूरे विश्व भ्रमण कर रहे हैं एक बस से, 11 साल की छुट्टी लेके, आईआईटी के प्रोफेसर, तो उनका ये वो प्रोजेक्ट हेड थे, उन्हीं का ये आइडिया था। तो ये प्रोजेक्ट से इतने लोगों को रोजगार मिला है और लड़कों ने बहुत काम सीखा। ये 93,000 लैंप वास्तव में इस पूरे इलाके में एक अलग ही, हाँ, रोशनी ही केवल नहीं, एक अलग तरह से जागरण। और इसको अगर इस सिस्टम को लागू किया जाए, क्योंकि मैनेजमेंट टीम उनकी बहुत अच्छी थी मुंबई से और टेक्निकल टीम भी बहुत अच्छी थी। एनजीओ को कब सपोर्ट करना, एनजीओ को कहाँ पर सपोर्ट करना और एनजीओ के साथ पार्टनरशिप किस तरह से करना, इसका ये आइडियल मॉडल था। अच्छा, मुझे अब आखिरी सवाल आपसे है, ये थोड़ा बताइए। एक और बहुत बड़ा काम हमने जो नाबार्ड के साथ किया है, वास्तव में मुद्दे के आधार पे तो हमने वो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन उसमें सब आया, तो ये सोलर एनर्जी भी उसी पर आ जाती है कि उसमें ये हमने प्रकृति का, लेकिन जो नाबार्ड के साथ काम किए हैं उसमें एक बड़ा कार्यक्रम था। हम पूरे शहडोल जिले के एसएचजी निर्माण के लिए पार्टनर थे उनके। 1000 का टारगेट था, 1018 समूह हमने बनाए। क्या होता है, गवर्नमेंट के जब भी कोई नया प्रयोग करना होता है उसके पहले उस प्रयोग को एनजीओ के माध्यम से कराते हैं। तो पूरे देश में 109 जिलों में ये एक प्रयोग हुआ। पिछड़ा जिला की महिला स्वयं सहायता समूह योजना थी ये। तो हम लोगों ने इसको 2013 में शुरू किया और 1018 एसएचजी, और फिर उसके बाद हमारे ही काम के 2 महीने बाद एनआरएलएम शुरू हुआ, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू हुआ। तो सेम काम फिर वो मिशन के माध्यम से होने लगा। फिर जब 3 साल हो गए तो हम लोगों से ये कहा गया कि अब जितने भी एनजीओ हैं आपके, ये सारे एसएचजी के जो भी हैं ये इसको आप हैंड ओवर कर दीजिए एसआरएलएम में, एनआरएलएम में। और फिर ये एक तरह से पूरा एक विभाग बन के काम कर रहा है। मतलब गांव-गांव में जो संगठन, तो हमारे बनाए एसएचजी हो चाहे वो गवर्नमेंट के बनाए एसएचजी हो, सब मिलकर एक साथ उनकी पूरी की पूरी वो हो रही है। उसके बाद एक अगला स्टेप आता है कि उनका आजीविका संवर्धन के लिए प्रशिक्षण करना। तो हमने अगरबत्ती का प्रशिक्षण किया उनका, और एमईडीपी, और हमने बांस के आइटम्स, सिलाई का किया। सिलाई बिल्कुल नीड है। उसके बाद हम लोगों ने बाड़ी परियोजना में, जब हमने बुढ़ार ब्लॉक में हल्दी 10 गांव में किया बाड़ी परियोजना, उसमें भी हमें 500 बाड़ी लगानी थी पर हमने 289 बाड़ियां लगाई। और अभी भी इतने पेड़ पौधे वहां आपको मिलेंगे, इतनी बाड़ियां मिलेंगी। मतलब मैं चाहती हूँ कि आपके इस चैनल को देखने के माध्यम से डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के, मतलब उसको अब विशेष रूप से विकसित किया जाए और आगे विकसित किया जाए। भले हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, इसकी एनजीओ की एक लिमिटेशन इस तरह से होती है कि प्रोजेक्ट खत्म तो आपके पास स्टाफ रखने के लिए अब कुछ व्यवस्था नहीं है, और आप जैसे तैसे, तो वहां पर सतत संपर्क बहुत जरूरी होता है। तो मैं समझती हूँ उद्यानिकी के लिए स्पेशल योजना चलाकर जितने भी जगह अभी पौधे लगे, अब उनमें कहीं अगर फल नहीं आ रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं, उनको, हाँ, उनको विशेषज्ञों की लगातार जरूरत है। और वो खेत बाड़ी उठा के आपके पास शेड्यूल नहीं आ सकते। और गांव के लोग आपकी अपनी बात कह भी नहीं पाते। गांव के लोगों को तो ना आपको समझना ही पड़ता है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। तो मेरा तो डिपार्टमेंट से अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि वहां पर आप विशेषज्ञों की टोली, स्पेशली ऐसा ही वाहन बनाइए जिसमें मिट्टी परीक्षण की भी सुविधा हो, और वो वहीं खेत के पास जाएं और देखें। क्योंकि उनको आप मुंह से बोल के अगर बोलते हैं ये दवा डाल लेना, ये दवा, वो तो सामान्य भाषा आपकी पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे डॉक्टर अपने को प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं तब अपन दवाई ले पाते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाए बिल्कुल उसको, जैसे ह्यूमन हेल्थ की, हाइजीन की बातें होती है ना, जैसे अपनी क्लिनिक होती है, ऐसे ही मुझे लगता है उन किसानों के साथ काम किया जाए। यही मेरा अनुभव है इतने साल का, कि किसानों के पास विशेषज्ञ जाएं और उसको बहुत प्यार से उसकी शैली में उसको समझाएं, और आप खुद जज करिए कि उसको किस चीज की जरूरत है। वो नहीं बता पाएगा कि हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है। हमने ऐसे ही काम किया है। इसके अलावा एक और काम हमारा बहुत अच्छा हुआ कि जो ये बेस बन गया, 1000 समूह बन गए। इसके बाद ILP, इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसके बारे में सर बताएंगे। समूहों के काम के माध्यम से, ये तो वनवासी क्षेत्र है, महिलाओं के आधारित काम था। ये महिलाओं के समूह तो बन जाते थे। हम जब काम शुरू किए थे 2012 में, कोई भी समूह 10, 12, 13 महिलाओं का बनता था। उसमें से 1 या 2 ही महिलाएं थी जो पढ़ना लिखना जानती थी। कुछ 2-3 ले दे के साइन करती थी, वो एक शौक के रूप में, बाकी सब अशिक्षित थी।
तो इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम बेंगलोर, उनने हमको इसमें मदद किया, वो भी एक एनजीओ है। तो हमने 125 समूह जो बुढ़ार क्षेत्र के थे, उसमें एनआरएलएम के भी समूह थे, तो उनके रात्रिकालीन पढ़ाई के केंद्र शुरू किए थे, साक्षरता केंद्र। वो जिसमें सास भी आ रही, बहू भी आ रही, पुतहू भी आ रहे, सब आ रही हैं, और वो सीखने का माहौल। तो उसमें अब जो है 90% महिलाएं हस्ताक्षर करना सीख गई थी और पढ़ना लिखना जान गई थी, अपना हिसाब किताब ठीक रखना। तो ये एक नया आयाम जुड़ा है। इसके अलावा भी भारत पुनरुत्थान अभियान चेन्नई बेस्ड था, वो बंगलोर में शिफ्ट हो गया। उसके साथ भी हमने अनौपचारिक रूप में काफ़ी काम किया। विशेष रूप से इस क्षेत्र में फेलो हमने खड़े किए, उनको फेलोशिप मिलती थी, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होता था, और सहजीवन समिति की कल्पना के आधार पे वो काम करते थे। की अचीवमेंट्स के रूप में यदि हम देखें तो 4-5 बड़ी उपलब्धियां। एक तो जो पुष्पराज गढ़ के पयारी क्लस्टर में जो काम किया, पानी की उपलब्धता रिमार्केबल वर्क है, उसकी तो स्टडी होनी चाहिए। वहां पर ग्रीनरी, पानी की उपलब्धता, लोक संगठन। दूसरी एक उपलब्धि कि अभी भी जो है, अभी नया नया निकला है 5-7 साल से, मुनगा पत्ती, जिसका हमने पहला प्रोजेक्ट यहाँ किया था। तो हम संस्था के नाते उस व्यवसाय पे पहुंचने की हमारी स्थिति नहीं थी, लेकिन हमने ऐसे उद्यमी खड़े किए जो हमारे परियोजना से जुड़े थे। आज वो करोड़ों रुपए का मुनगा पत्ते का व्यवसाय कर रहे हैं। तीसरी उपलब्धि यह है कि हल्दी को हमने यहाँ के लिए उपयुक्त माना। पहले खन्नौदी बेल्ट के कुछ गांवों में ही हल्दी होती थी, हमने केशवाही क्षेत्र में और जहाँ भी जाते हैं हल्दी का प्रचार प्रसार किया। लोग अपनी गति से, अपने समय से अपनाते हैं, किसानों को अपन नहीं कह सकते कि आज ही अपनाओ। सुहागपुर में पहला प्रयोग किया था, सुहागपुर में मुनगा हल्दी का प्रयोग किया था, फिर बुढ़ार में शुरू किया। तो आज जो है आप जानते हैं कि हल्दी इस जिले की ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिले के उत्पाद में आता है। तो वो भी हम अपनी एक उपलब्धि मानते हैं। सौर ऊर्जा के रूप में, जागरूकता के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे मूलभूत काम किया। इसके अलावा जो है एक और खाद्य प्रसंस्करण में आंवला प्रसंस्करण, मतलब आज ये खाद्य प्रसंस्करण का जो हमने प्रकल्प किया था, तो उसको मनीषा जी पूरा करेंगी, कितना हमारा व्याप बढ़ा था उस प्रयोग के माध्यम से। ये जो सर ने बताया मुनगा का भी पुष्पराजगढ़, मैंने हर जो छोटा से छोटा आइडिया हम लोगों ने अपने पहले प्रयोग में तो सभी तरह के काम किए, क्योंकि खुलकर हाथ था उसमें, क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं था कि इतने एकड़ ये, इतने एकड़ ये, इस तरह से ओवरऑल 2500 हेक्टेयर के अंदर हमको सभी तरह के डेवलपमेंट करने थे और सभी तरह के प्रयोग। तो वहाँ अमरू और मुनगा, अमरू उस इलाके में होता था, अमरू आप जानते हैं, अम्बाड़ी लाल, हाँ। तो मतलब शुरुआत में ये स्थिति है, हाँ, कि मैंने जब वो खेत में कटा हुआ रखा था तो उससे पूछा ये हमको लेना है, कितने का दोगी? तो बोले हम तो फेंकने जा रहे हैं, तुम ले जाओ उठा के। तो हम मतलब उसको उठा के ले आए और मैंने औपचारिक रूप से मैंने कहा भाई कुछ तो मैं बोनी कर दूं, तो दे दिया। लेकिन आके फिर वो फूल हमने सुखाया और हमने उसका शरबत पीना शुरू किया और पिलाना मीटिंग में शुरू किया। फिर उसके बाद जब खाद्य प्रसंस्करण का प्रोजेक्ट आया तो हम लोगों ने जितनी भी उपेक्षित इस तरह की चीजें थी, इनको सबको 2007 में हम लोगों ने नवाचार हमारा मेन वो था, तो अमरू का सब्जी मसाला, अमरू का शरबत, दोनों ताजा भी, और फिर इसी तरह से वहां से गांधीग्राम से सीख के आए थे गुड़हल की चाय। हमारे 2 साथी वहां गए थे, योगेश शास्त्री जी वगैरह, तो वहां देखा गांव गांव में गुड़हल की चाय का प्रचलन है, वो प्रचलन हमने इधर भी बढ़ाया। फिर हमने खाद्य प्रसंस्करण में उसका गुड़हल का शरबत भी बना के बेचना शुरू किया, टेसू का शरबत, छुईला के सूखे हुए फूल। होता क्या है, हम गांव वालों से ही आइडिया लेते हैं कि तुम्हारे यहाँ इसका प्रयोग कैसे होता है, बस उसी को फिर मार्केट में ले जाने लायक बनाते हैं। और फिर हम लोगों ने भोपाल में ममत्व मेला, ओजस्विनी मेला, तो मुंबई में सरस मेला, तो इस तरह से यही सारे प्रोडक्ट्स बाहर भी वो कर लिए, तो कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सब तो अभी तो बहुत काम बाकी है। एक तरह से 15-17 प्रोडक्ट बनाए थे। हाँ। और भोपाल में, यहाँ अमरकंटक मेला में, बाणगंगा मेला में
कोई भी लोग ये एक प्रकार से ये समझते थे कि ये स्वास्थ्यवर्धक औषधियों की दुकान है हाँ, ना, लोग और ढूंढ ढूंढ के आते थे। लोग आके ऐसे बोलते हैं, जैसे हमने वो आंवला सौंफ बनाया तो आंवला उससे तम्बाकू गुटखा छूटा लोगों का। ऐसा भी हुआ है वर्धा वगैरह में, तो लोग माला लेकर आए और 4 दिन के मेले, मतलब वो लड़कियां जो हमारी गई हुई थी कार्यकर्ता, उनको माला पहनाई एक महिला ने कि हमारे पति को हमने इतने साल से जो नहीं करवा पाए वो आपके प्रोडक्ट से छोड़ दिया। तो अब जब बाणगंगा मेले में और इधर लगाते हैं तो कई बच्चे खुद दीदी हमारा ये छुड़वा दीजिए, दीदी हमारा ये छुड़वा दीजिए, तो उनको ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पे हमें विकल्प मिल जाएगा। तो मेरा यही कहना है, नशा मुक्ति आंदोलन है, नशा मुक्ति केंद्र वगैरह इनकी जरूरत नहीं है। परिवार अच्छे स्वस्थ बने, माहौल अच्छा बने, बच्चा अपनी कमजोरियों को खुद बता पाए। अपन क्या करते हैं, किसी की कमजोरी देख के उसके ऊपर इतनी चढ़ाई कर देते हैं कि वो बेचारा अपने आप को वो खुद ही ग्लानि से और फिर छुपाने लगता है चीजों को। तो ऐसा माहौल बन जाए कि वो अपनी गलतियां भी बता पाए और वो मदद मांग सके अपन से, और ऐसे विकल्प अपने घरों में भी तैयार करें। सबसे बड़ी बात यह है कि यंत्रों के बजाय आपस में एक दूसरे से बातचीत शुरू करें। और एक और बहुत अच्छी चीज जो हमें फूड प्रोसेसिंग से मिली, कि जो बच्चियां हमारे पास अपने आप आते गए जुड़ते गए, इस एक समय में इस शहर में जितनी भी महिलाएं थी उन सबके लिए ये था, मैंने शनिवार दिन जैसे निश्चित कर दिया था कि इसमें हम मिलेंगे, और जिसको जो बनाना आता है उनको छोटा सा एडवांस सामान के रूप में या उसके रूप में देती थी और वो लोग बना के लाती थी। तो यहाँ की जितनी भी महिलाएं थी, फूड प्रोसेसिंग में एक नेचुरल उनके का रुझान होता है, और घर में रह के अपने घरेलू घर में रह के काम करना उनको बहुत पसंद होता है। जो हम कहते हैं ना कि आज महिला स्वावलंबन, तो स्वावलंबन का कुटीर उद्योग एक सबसे बढ़िया माध्यम। एक और चीज हमने जो की है, जो इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा समाधान हो सकता है, और इसको संभाग स्तर पे उठाना चाहिए। केवल संभाग स्तर पे नहीं, मैं तो कहती हूँ अगर मध्य प्रदेश के जितने भी जिलों में ये आर्ट है उनको सबको मिलकर ये उठाना चाहिए। वो है हाथ का कुटा चावल। घरों घर अभी भी देखिएगा काड़ी और मूसर रखा हुआ है, और अभी पुष्पराजगढ़ के तो अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं अपने घर में रोज वो हाथ का कुटा चावल बनाती हैं। चढ़ो में भी ये पास हाँ है। तो हम क्या करते हैं, मैं तो अभी भी अपने लिए भी मैं कुटवा के लाती हूँ, और ऐसे बहुत सारे कभी कभी मेले भी होते हैं, तो ये जब तो उसको इसके खरीदार भी यही लोग ज्यादा हैं। जो लोग यहाँ से जॉब में बाहर चले गए वो अपनी पुरानी चीजें ढूंढते हैं। और न्यूट्रिशन की हूँ मैं, तो मैं जानती हूँ कि इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो मशीन मार्जित चावल होता है और ये जो हस्त मार्जित चावल होता है, उसमें हस्त मार्जित चावल में पोषक मूल्य ज्यादा होता है। तो जब हमको कुपोषण की समस्या पे काम करना है, तो हम टेक्नोलॉजी को ही क्यों ना परिवर्तित कर दें। और वापस देखिए कितना सुरक्षित है महिला के लिए कि वो अपने बच्चों को देख रही है, गाय की सेवा कर रही है, बुजुर्गों को भी देख रही है, और खुद भी महिला को बाहर, मैं महिला होने के नाते जानती हूँ कि घर से बाहर निकलने के बाद आधा ध्यान हमारा खुद की सुरक्षा पर रहता है। तो मैं कहती हूँ ये इतना स्वाभिमान वाला और इतनी सुरक्षित वाला सब तरह से, और पोषक, मतलब कुपोषित होगा ही नहीं कोई। तो बाहर जो अभी बहुत सारे प्रयोग बाहर एनजीओ कर रही है या सरकार कर रही है ना, बहुत सारे प्रयोग घरों से ही होने लगेंगे। तो मेरा तो जो हमारा सहजीवन का कॉन्सेप्ट था परिवार मूलक, एक बहुत बड़ा हमारा है ज्ञान आधारित समाज की रचना करना। तो वो भी हमारा, जो हमारी उपाध्यक्ष है गरिमा श्रीवास्तव, हमारे यहाँ गुरु महाराज आके रहे, एक तरह से हमारी इस समिति को गुरु का आशीर्वाद मिला। उन्होंने हमसे पूछा भी था जब ये समिति बनी, तो हम उनसे जुड़े और हमने कहा आपका साथ चाहिए, तो वो आशीर्वाद हमारे साथ परमानेंटली है। और वो अपने फेसबुक के माध्यम से और हमारे सोशल मीडिया में ये वाला उद्देश्य भी पूरा कर रही है। अब बचा जो काम है परिवार मूलक ग्राम स्वराज की, तो हमें ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण, ये हमारा काम बचा है अभी। एक पॉइंट में जोड़ना चाहूंगा, अभी चूंकि हमारा लंबा समय हुआ यहाँ काम करते करते, वास्तव में काम तो युवाओं के ऊपर करना है, विशेष रूप से जो कॉलेज और पढ़ाई में ऊपर आ गए हैं। तो हम लोग ये जो परिसर है ये एक प्रकार से जैव विविधता परिसर है। यहाँ 100 से ज्यादा प्रकार के उपयोगी पौधे हैं, हर मौसम के फल लगते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास आजकल नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में उनको कार्यस्थल प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है, उद्यमिता विकास अनिवार्य किया गया है। तो उसके तहत शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के बच्चे और ये जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बच्चे, अभी तो हम रिसेंटली महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के 2 फैकल्टी के बच्चों के सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर ग्रेजुएशन लेवल के, उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंप्लीट करके आए। तो बच्चों को अपने अनुभव के आधार पर बताना, ये एक प्रकार से सिर्फ शैक्षणिक ही नहीं होता है,
अपने जीवन का पूरा अनुभव उनको बताते हैं। तुम्हारे आसपास क्या कच्चा माल है, तुम्हारे व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, स्वरोजगार की संभावनाएं कैसे बन सकती है। तो ये इस पर हम लोग काफी फोकस है आजकल। इसमें मैं दो नहीं तो ये क्या जो आपने दो कॉलेज के नाम बताए, यहाँ के शंभुनाथ यूनिवर्सिटी और आपके जो हाँ, गर्ल्स का, तो वहाँ के हाँ, बच्चे आते हैं यहाँ पे कि क्या? हाँ, हाँ, यहाँ पर हम लोग ये जो सामने बिल्डिंग है ये प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें सारे सारे टूल्स और मशीनरी हैं। तो अभी हमने इस साल से गर्ल्स के लिए ये किया, थोड़ा ये रिमोट में पड़ता है, बच्चियां ऐसी गांव ग्रामीण क्षेत्र की ऑलरेडी वो आधा एक घंटा चल के आती हैं, तो हमने गर्ल्स के लिए अब ये कर दिया कि हम कॉलेज में पूरा अपना सामान लेके जाते हैं, उनसे उनकी लैब या हॉल लेते हैं, वहाँ हम अपनी पूरी लैब बनाते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और बच्चों की सुविधा की दृष्टि से तो वहां जाके, और जब बॉयज का होता है वो आते हैं यहाँ पे फील्ड विजिट पे भी आते हैं वो लोग? अरे वो तो यहाँ आके ही ट्रेनिंग करते हैं, और हम यहाँ से उनको, जो ब्लॉक फील्ड वर्क के लिए बच्चे आते हैं उनको तो गांव में ले जाके रखते हैं, तो हम दोनों में से कोई एक उनके साथ रहता है। तो जैसे ग्रामोदय विश्वविद्यालय के साथ किया तो हमने वहाँ ही लैब बनाई, अब यहाँ से काफी सामान लेकर गए, कुछ वहां से हमने इस तरह, क्योंकि जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो उनको बहुत मूवमेंट, और ये सभी बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा है। एक जो बहुत बड़ी बात मुझे कहना है, महिला स्वावलंबन के विषय में प्रायः लोग ये कहते हैं कि महिला को ये इसलिए सीख लेना चाहिए कि अगर मान लो कभी परिवार में कोई समस्या आए, कोई तुमको नहीं दे, तो तुम अपना खुद का खर्च चला। तो मेरा कहना है ये डर कर उसको ये कौशल उन्नयन नहीं करना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन मिला है और हमारे पास 24 घंटे होते हैं, अगर हम देश की आय संवर्धन में या हम किसी भी तरह से समाज में रचनात्मक योगदान दे सकते हैं, तो हमारे पास 2-4 हुनर होना चाहिए। और घर में भी दोपहर का समय अगर मान लीजिए हमें नहीं करना है जॉब, तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज ऐसी होना चाहिए जो बच्चों के सामने हम करते रहें और बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। मोहल्ले पड़ोस को जोड़ने की अच्छी गतिविधि हो सकती है ये। तो महिला स्वावलंबन डर कर ना करें कि आपको कोई जब कुछ नहीं करेगा कोई छोड़ देगा या आपको घर से कोई निकाल देगा तब आपको ये काम आएगा, नहीं। दूसरी बात, महिला शिक्षा केवल इसलिए नहीं है कि आपको घर से निकलकर पैसे कमाना ही है। महिला शिक्षा का मतलब होता है आप परिवार का और परिवार के माध्यम से समाज का इतना अच्छा प्रबंधन और विकास करेंगी, क्योंकि शिक्षा मतलब ये होता है जो हर परिस्थिति को सुलझा सकता है। ये हुनर है, शिक्षा से एक हुनर आता है जिसमें आप बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से सुलझा सकते हैं। धन्यवाद मैडम। तो ये मनीषा मैडम थी और सर थे जिन्होंने पूरी अपनी बात बताई कि सहजीवन समिति की शुरुआत कैसे हुई, साथ में उनका ये जो शहडोल क्षेत्र वहां आने का वजह क्या रहा और किस बात को लेकर, यानी कि जो वाटर सेट बेसिकली तौर पर इन्होंने बताया उसको लेकर यहाँ पे काम किया। उन्होंने जो भी 5-6 इनके जो वर्ग थे अभी तक के जो उपलब्धियां थी उनको गिनाया है, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इनमें से कौन से जो महत्वपूर्ण काम थे वो आगे जारी रखने चाहिए, और उन्होंने गवर्नमेंट को भी एक सजेशन दिया है। मेरा नाम विनय है और ये पूरा जो वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल का नाम है यस न्यूज। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो पूरी समाज सेवा भावना से की जा रही जो वर्क है, स्ट्रेटजी इनकी प्लान है, आगे चल के जो भी इनकी संभावना है, इस पर आप लोग गहन कर सके और आगे चल करके इस पर आप लोग भी बात अपना आत्मसात कर सके, या फिर जो भी इन्होंने बातें बताई उस पर आप लोग अमल कर सके। थैंक यू।